हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए 8 मार्च 2019 को एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 बजे से 5:30 बजे यानी कि लास्ट शिफ्ट में, उसके उस परीक्षा में जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको एनालाइज करने के लिए यहाँ पे मैं आ गया हूँ। मैं बताऊँगा यहाँ पे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर भी आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे भास्कर को अलग अलग प्रकार से लिख के दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भास्कर को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है चौथे प्रकार से। भास्कर को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है चौथे प्रकार से, यानी कि 4th नंबर जो है ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना, तो आकाश पाताल एक करना जो है ये कहलाता है बहुत ही कठिन काम करना। आकाश पाताल एक करना बहुत ही कठिन काम करने को हम कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसमें आप बहुत से लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे कि जैसे आकाश पाताल को तो हम एक कर नहीं सकते, तो ये बहुत ही असाधारण कार्य है। ठीक है, लेकिन नहीं, आकाश पाताल एक करने का अर्थ होता है कि कठिन परिश्रम करना, बहुत ही कठिन काम करना। यमुना, यमुना का क्या अर्थ होता है, सॉरी, यमुना का पर्यायवाची शब्द यहाँ से आपसे पूछा गया। तो देखिए, यमुना का जो है, यमुना को जो है यमराज की बहन कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, यमुना जो है वो यमराज की बहन है। और यमराज किसके पुत्र हैं? तो यमराज जो है वो सूर्य के पुत्र हैं। तो इसीलिए यमुना को सूर्य की बेटी कहा जाता है, यानी कि सूर्य सुता कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे भागीरथी को देखें तो भागीरथी जो है ये गंगा को कहा जाता है। ठीक है, तनया का अर्थ होता है बेटी, और नदी का आप सब जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। समुद्र मंथन में अमृत की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे अमृत के नीचे अंडरलाइन करा हुआ है, और यहाँ पर आपको अमृत को रिप्लेस किससे करें कि इस वाक्य में के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आए। तो यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे विभा, गरल, सुधा और तरल दिया हुआ है। तो सही आंसर की अगर मैं बात करूँ तो मैं सबका आपको यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ। देखो, विभा का अर्थ होता है किरण। ठीक है, गरल का अर्थ जो होता है इसका मतलब होता है जहर, ठीक है, या विष। और सुधा का अर्थ होता है अमृत। ठीक है, सुधा का अर्थ होता है अमृत, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सुधा। और तरल मतलब लिक्विड, जैसे पानी एक प्रकार का तरल है, तो ये इसका अर्थ यही हो जाता है। ओके, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सुधा, ऑप्शन नंबर 3rd। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और इस सेंटेंस में कहीं एक त्रुटि करी हुई है, और इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सुधार, इसमें आपको क्या करना है, बताना है कि कहाँ पे त्रुटि है। तो सेंटेंस है कि आपकी भाषा में वर्तनी के भूल ज़्यादा होने से उन्हें सुधारना कठिन है। तो अगर आप देखें तो आप यहाँ पे पाएंगे कि एक बार अगर आप फ्लो में पढ़े तो आपको कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं नज़र आएगा, नो मिस्टेक आपको नज़र आ सकता है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो आपकी भाषा में वर्तनी के भूल ज़्यादा होने से उन्हें सुधारना कठिन है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो के नहीं होगा, के जगह की लिखेंगे। वर्तनी की भूल ज़्यादा होने के कारण, यानी कि वर्तनी की भूल कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में है, 4th में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप एग्ज़ाम में देखेंगे, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत सारे बहुत इजी हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में आपका अप्रोच जो होना चाहिए वो भी बहुत मैटर करेगा। इसीलिए मैं आपको थोड़ा अप्रोच भी बताता चल रहा हूँ। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में हिंदी 25 मार्क्स का आता है, और अगर आप अच्छे से स्कोर करें तो आप इसमें 22 से लेके 25 तक
कितने भी स्कोर कर सकते हैं। और पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तो यकीन मानिए बहुत से बच्चों ने 22 से 25 के बीच में मार्क्स लाए। उन्होंने कमेंट करके खुद बताया था। आप चाहें तो हमारे वीडियोज जब हम बहुत सारे वीडियोज़ के नीचे आप देख सकते हैं, उन्होंने खुद कमेंट करके बताया हुआ है। तो हिंदी एक ऐसा पेपर जहां आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और अपना मनचाहा पोस्ट उठा सकते हैं। तो इसीलिए मैं हिंदी पे ज़्यादा फोकस भी करता हूं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए एग्ज़ाम में। तो इसीलिए मैं हिंदी को उस तरह से बताता भी हूं कि आपके मार्क्स बढ़ें, आप समझें कम से कम। बहुत ज़्यादा नहीं जानना है आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ थोड़ा जानना है और उसी को अच्छे से जानना है। ठीक है, यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो यहाँ पे है देखने में प्रिय लगने वाला व्यक्ति क्या डैश कहलाता है। तो देखने में जो प्रिय लगने वाला व्यक्ति होता है उसको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे सभी दर्शी से रिलेटेड हैं। दर्शी मतलब जो है उस मतलब दिखाई देना होता है। तो क्या इसका मतलब हो सकता है, तो यहाँ पे हमें सबका डिटेल आपको बता देता हूँ। सूक्ष्मदर्शी का अर्थ होता है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को देख ले, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को देख ले या कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को समझ ले। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को भी देख पाएगा। इसका मतलब है कि वो बहुत से ऐसे शब्दों को भी समझ सकता है जो कहा नहीं गया हो। ठीक है, यानी कि वो फीलिंग्स को समझ सकता है। समदर्शी का अर्थ होता है कि जो सबको समान रूप से देखे, सबको समान रूप से देखे, किसी में भेदभाव ना करे। और प्रियदर्शी का अर्थ होता है प्रिय दिखने वाला। ठीक है, प्रिय दिखने वाला। ओके, तो यहां पे हमारा सही आंसर भी ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। और दूरदर्शी का अर्थ होता है दूर की देखने वाला, जो दूर का देख पाता हो। ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर का देखता हो। दूर का अर्थ होता है वो भविष्य के बारे में जो सोच के काम करता है। अर्थात आज कोई भी काम करेगा तो उसको वो भविष्य से रिलेट करके देखेगा कि अगर कुछ वो काम कर रहा है तो उसका भविष्य में क्या उपयोग होगा या नहीं होगा। इस तरह के लोगों को दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। 14th नंबर क्वेश्चन यहां पे आ रहा है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल कर रहे हैं और यहाँ पे आपको कोई एक त्रुटि ढूंढनी है। तो ये बहुत ही आसान एक सेंटेंस है। यहाँ पे मिल के नहीं रहने की जगह मिलजुल के रहना अगर लिखें तो ज़्यादा सेंटेंस अच्छा होगा और हमारा सही आंसर भी मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ओके, आगे है रिक्त स्थान को आपको भरना है। तो यहाँ पर है कि सुंदर आंखों के कारण वह डैश कहलाती है। सुंदर आंखों के कारण वह डैश कहलाती है। सुलोचना, सुदर्शना, लोचनी, सुदृष्टि। तो देखें आंखों को जो है संस्कृत में हम, संस्कृत नहीं, इसका विलोम शब्द जो होता है वो लोचन भी होता है। ओके, तो और सु अगर इसके आगे हम लगा देंगे तो सु का अर्थ ही मतलब हो जाता है सुंदर। तो इसका सुंदर आंखों के कारण उसको हम क्या कहते हैं, सुलोचना, सुलोचना कहते हैं। सुदर्शना, लोचनी, सुदृष्टि, ठीक है, ये सब नहीं होगा। ठीक है, सुदर्शना यानी कि जिसके दर्शन बहुत सुंदर होते हों। ओके, और लोचनी का अर्थ वही आंखों वाला, और सुदृष्टि यानी कि जो अच्छा देखे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, तो जो नहीं कह सकेंगे उसको हम कहते हैं अकथनीय, अकथनीय, अकथनीय। ओके, आगे फिर से एक फिल इन द ब्लैंक्स है कि जो जैसा है, जो जैसा है वैसा ही रहने को क्या कहते हैं। जो जैसा है वैसा ही रहने को क्या कहेंगे, तो जो जैसा है वैसा ही रहने को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं, नहीं। भूतपूर्व कहते हैं, ये भी नहीं। इसको हम यथापूर्व कहते हैं, यानी कि पहले जैसा था वैसा ही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो सर्वव्याप्त है, जो हर जगह, जो सब में व्याप्त है, के लिए एक शब्द क्या होगा। ब्रह्म, सर्वव्यापी, ईश्वर, भगवान। तो अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप किसी में भी टिक कर दो, ब्रह्म,
हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी का भी अर्थ होता है वही, ईश्वर भी हर जगह व्याप्त है और भगवान भी हर जगह व्याप्त है। हम मारें किसको, किसको करें? तो देखिए ये जो है किसी का गुण नहीं बता रहा है। ईश्वर, भगवान, चाहे ब्रह्म जो है ये हर जगह व्याप्त हैं, इनके गुण हैं ये कि ये हर जगह सब में व्याप्त हैं। लेकिन जो हर जगह व्याप्त है उसको हम सर्वव्यापी कहते हैं, भगवान को हम सर्वव्यापी कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगर आप कोई भी तीसरा चौथा इसमें ऑप्शन मारते हैं तो वो गलत होगा। ठीक है, इसीलिए आपका सही आंसर क्या होगा? बी। चलिए आगे देखेंगे घर का पर्यायवाची। अब ये भी एक बहुत ही क्या है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं मानूंगा। प्रवास, वसन, ठिकाना, निकेतन। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं तो बहुत से लोग, बहुत से मेरे स्टूडेंट जो हैं ये ठिकाना में कंफ्यूज हो गए होंगे कि ठिकाना इसका आंसर होगा क्या। बहुत से लोग निकेतन में कंफ्यूज हो गए होंगे, निकेतन इसका आंसर होगा क्या। ठीक है, प्रवास और वसन में शायद आप ना भी हों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबके आपके क्या है कि आपका अर्थ बताता चलता हूँ। प्रवास का अर्थ होता है बाहर, परदेश में जाकर रहना, प्रवास कर गए। कोई हम बोलते हैं ना कि हमारे पड़ोसी प्रवास कर गए, यानी कि वो अपने इस जगह को छोड़कर कहीं और गए हैं, विदेश चले गए हैं। जैसे हम प्रवासी पक्षी बोलते हैं, प्रवासी भारतीय बोलते हैं, जो भारतीय विदेशों में रहते हैं उनको प्रवासी भारतीय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके एक बात बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। वसन का अर्थ होता है कपड़ा, क्लॉथ। ठिकाना, ठिकाना जिसको अभी तक आप आंसर समझ रहे थे, इसका मतलब होता है स्थान या जगह। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, यानी कि निकेतन हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संत कवियों ने लौकिक सुख की तुच्छता का प्रतिपादन किया है। यहाँ पे लौकिक को अंडरलाइन किया हुआ है, तो लौकिक की जगह पे आप क्या लिखेंगे? तो लौकिक जो है, लौकिक का अर्थ होता है सांसारिक, सांसारिक, तो सही आंसर हो जाएगा सांसारिक। वहीं अगर यहाँ पे लौकिक का ऑपोजिट पूछता आपसे तो आप पारलौकिक कर सकते थे। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, करुण शब्द का विलोम क्या है? करुण शब्द का विलोम है विनम्र, कोमल, निष्ठुर या बुरा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विनम्र और कोमल जो है ये इसके साइनो हैं। आपको एंटो बताना है, निष्ठुर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है? गांठ बांधना, तो यहाँ पे देखिए कई बार आपने मुहावरा सुना होगा, बोलते हैं कि ये बात गांठ बांध लो, ये बात गांठ बांध लो, मतलब अच्छी तरह से याद कर लो, अच्छी तरह से याद कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वादक के लिए वाद्य यंत्रों के वादन में पारंगत होना जरूरी है। पारंगत को आपको रिप्लेस करना है और पारंगत के जगह पे आप क्या लिखें जो इन चारों में से कोई एक उसका आंसर हो जाए। पारंगत में के लिए हम क्या लिखें यहाँ पे? तो पारंगत के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे अनुभवी, अवगत, अभ्यस्त नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे निपुण, यानी कि वो बहुत अच्छा क्या होना चाहिए, उस पर निपुण होना चाहिए, उस काम के लिए बहुत ही जानकार होना चाहिए। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लोक शब्द का विलोम बताइए। ठीक है, लोक, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था अगर लौकिक है तो उसका पारलौकिक, तो लोक है तो परलोक। इहलोक जो है ये साइनो है, इसका याद रखेंगे आप, साइनो ध्यान रखेंगे आप। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न हम देखेंगे कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। इजीएस्ट क्वेश्चन है, इस पुस्तक का अगर यहाँ पे मांग दिया है तो यहाँ पे बढ़ती नहीं, बढ़ता जा रहा है, सही होगा। सही आंसर क्या होगा? बढ़ता जा रहा है, बढ़ती जा रही है। इस पुस्तक का मांग, का नहीं की मांग होगा, इस पुस्तक की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस पुस्तक की मांग, पुस्तक को हम हमेशा क्या मानते हैं? स्त्रीलिंग मांगते हैं। पुस्तक को हम स्त्रीलिंग में के फॉर्म पे मांगते हैं, पुस्तकों को हम माँ का दर्जा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ये वीडियो है ये समाप्त होता है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर करें, और लाइक करके आप अपना समर्थन दें कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है। और इस वीडियो को चाहें तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेना चाहूँगा आपसे मैं विदा, मिलूँगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।